जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने YouTube चैनल टारगेट विथ विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप कैसे हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ों नदियों का एक बहाव का कारण बन जाता है। तो आपको बता दें कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना एक बड़ी नदियों का बहाव का कारण बन जाता है। और वैसे ही हमारे रोज का छोटे छोटे प्रयास, डेली का छोटे छोटे गलतियों से सही सीखना जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार, जय हिंद, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने YouTube चैनल टारगेट विथ विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके। और आज हम पढ़ेंगे अगले सीरीज करंट अफेयर्स की दुनिया में, जो हम नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं वो पार्ट 7 की बात करते हैं, लेक्चर 7 की बात करते हैं। और इससे पहले मैं 6 लेक्चर कर चुका हूं, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। और दिसंबर माह का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब कराने का जो मैं दावा किया हूं, जो मैं कसमें खाया हूं करंट अफेयर्स की दुनिया में, तो आपको मैं जरूर आगे लेके चलूंगा। तो आइए नेक्स्ट जो पहला सवाल है हम लोग का, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है। देखिए, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर, सोच लीजिए कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका ने, इसका आंसर हम देते चले, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो एक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है। और परमाणु संयंत्र होता क्या है, तो आपको हम बताते चले कि यह वो प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा एक भारी मात्रा में ऊर्जा जारी होता है, ऊर्जा निकलता है भारी मात्रा में। अगर परमाणु संयंत्र आप करते हैं ना, ये भविष्य को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस मुकाम को परीक्षण पर लगा हुआ है कि हमारे आने वाले भविष्य, जैसे आपको बता दें कि जो भी जीवाश्म ईंधन है ना, जो भी जीवाश्म ऊर्जा है, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, डीजल हो गया, इस सब पर संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्भरता कम हो जाएगी। तो बता दें कि परमाणु संयंत्र हम उसको कहते हैं कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हुए दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़ा परमाणु का निर्माण करते हैं, एक बड़ा परमाणु बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड परमाणु संयंत्र। और यहीं पर ये परमाणु विखंडन क्या है, तो ठीक इसके अपोजिट, जब एक भारी परमाणु को दो भाग में तोड़ दिया जाता है ना, जब एक भारी परमाणु को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड परमाणु विखंडन। तो यहाँ पर परमाणु संयंत्र की बात करते हैं, और परमाणु संयंत्र से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और इतिहास में ये पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा करके दिखाया है। और वहां के वैज्ञानिकों का अगर मानना है, वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीवाश्म ऊर्जा जैसे गैस, पेट्रोल, ईंधन पर निर्भरता संयुक्त राज्य अमेरिका की कम हो जाएगी और वो एक आत्मनिर्भर बन सकता है ऊर्जा के मामले में। तो ये आप सवाल समझ गए हैं। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो ये है जो बाइडेन। आपको पता है कि जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के, और हाल ही में करंट अफेयर से वहां पर एक और मामला है कि समलैंगिक विवाह कानून को मान्यता दे दिया गया है कि समलैंगिक विवाह आप कर सकते हैं। अमेरिका भी हाल ही में ऐसा किया है। दूसरा सवाल दोस्त, बात करते हैं कि भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए। तो दोस्त बता दें कि 35 तो पहले हो चुकी थी, एक अभी हाल ही में, जैसे चीन और भारत के बीच में जो झड़प हुई थी, उसी बीच में भारत ने एक और परमाणु राफेल फ्रांस से लेकर आ गया। और टोटल डील 36 विमानों की लेकर हुई थी, जो 36 राफेल विमान है उसको लेकर हुई थी, और 36 के 36 हमारे भारत में पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि ये 4 साल पहले ये फ्रांस के साथ हमारे भारत ने 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और आपको बता दें कि ये खासियत क्या है हमारे राफेल का, तो दोस्त आपको बता दें कि ये 1 मिनट में, राफेल का अगर हम खासियत की बात करें तो ये 1 मिनट में 60,000 ऊंचाइयों पर ये पहुंच सकती है। 7,000 फीट की ऊंचाई पर 1 मिनट में पहुंचती है। अगर इसकी वजन की बात करें तो ये 24,500 वजन लेकर जा सकता है ये राफेल। एक साथ 24,500 केजी का वजन लेके ये ऊपर उड़ सकता है राफेल। और इसकी ईंधन क्षमता की बात करें तो 17,000 केजी इनकी ईंधन क्षमता होती है। और मारक क्षमता ये राफेल यहां से लेके यहां तक मार सकती है। आप समझ रहे, तो 3700 किलोमीटर की इसकी
मारक क्षमता है, बहुत तगड़ा राफेल है और 3700 किलोमीटर की इनकी मारक क्षमता होती है। और आपको बता दें कि ये गति की बात करें कि इनकी स्पीड कितनी है, तो दोस्तों 1 किलोमीटर पर घंटा में ये 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है राफेल। ऐसी राफेल हमारे भारत में 36 विमान आया है, जो कि भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में अभी शामिल हो चुका है। और आप देख भी लेंगे, बहुत उड़ रही है राफेल, अपना जलवा दिखा रही है भारतीय नौसेना में, हर सेना में। तो आपको बता दें कि 24,500 लेकर ये वजन जा सकता है। मारक क्षमता 3700 किलोमीटर की रफ्तार से ये मारती है और 1 मिनट में 60,000 ऊंचाई। आप बहुत थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा है, आप समझ सकते हैं। ये है राफेल की जो खासियत है। तब हमने 59,000 करोड़ की डील करके 36 विमान हमारे भारत में आ चुका है। तो नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग आपको पता है कि जो जीआई टैग होता है वो 10 साल के लिए एक बार अगर मिलता है तो 10 साल के लिए आपके पास एक इंडिकेशन हो सकता है। तो वो जीआई टैग गमोचा, ये असम का एक गमोचा है जो सिल्क से बनाया जाता है। और ये गमछा है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से अपना हाथ से बनाया है और वहाँ के स्थानीय लोग, ये बहुत प्रचलित है, बहुत मशहूर है। तो इनको गमोचा के लिए जीआई टैग मिला है और जीआई टैग एक बार अगर मिलता है तो 10 साल के लिए उनके पास रहता है। और आपको बता दें कि अगर असम की बात करें तो असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी जी गवर्नर है। ये असम है। असम नॉर्थ ईस्ट का एक मात्र ऐसा राज्य है जो 6 स्टेट से बाउंड्री साझा करता है, वो असम है। और असम के बारे में आप, और असम के जो त्योहार है बिहू, आपको पता है कि बिहू वहाँ का एक त्योहार मनाया जाता है। और नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल पर बात करते हैं दोस्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो है गोवा में हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया जिसका नाम है मोपा। और मोपा के बारे में आपको बता दें कि गोवा के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर और पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर, जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम पर मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, जिसको शॉर्टकट हम मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बोल सकते हैं। और इसको बता दें कि गोवा की राजधानी पणजी से ये 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इसका जो व्यवस्था है ना, सालाना 44 लाख लोगों को व्यवस्था किया है, 44 लाख लोग। और भविष्य में 44 लाख से 3 करोड़ बढ़ाने की जो योजना चल रही है वो चल रही है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा का ये दूसरा हवाई अड्डा होगा। गोवा का अगर पहला हवाई अड्डा की बात करें तो डाबलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डाबलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दूसरा मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये 2 हवाई अड्डा हमारे गोवा में है। और गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा का राजधानी पणजी, और पणजी से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, आपको बता दें कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी हैं मुख्यमंत्री। और गोवा की राजधानी पणजी बहुत छोटा ये जगह है जिसमें 2 ही जिला है, एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 5वें सवाल पर दोस्त बात करते हैं कि किस देश ने नेत्रहीनों के लिए, जिनकी आंख नहीं है, एक कहा जाता है दोस्त कि किस्मत की लकीरों पर तुम भरोसा मत करो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो दोस्त आंखों के किस्मत पर कभी भरोसा मत करो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनकी आंख नहीं होते हैं। तो आइए एक जलवा दिखाते हैं। किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता है? किस देश ने जीता है? नेत्रहीन लोग खेल रहे थे प्लेयर और वो देश जीता है। वो देश एक प्यारा भारत है अपना, जो बेंगलोर में हो रहा था T20 विश्व कप, जिसमें बांग्लादेश को हराकर हमारे भारत ने जीत हासिल किया है। और आपको बता दें कि ये बांग्लादेश 120 रनों से फाइनल में 120 रनों से हरा चुका भारत ने बांग्लादेश को। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार ये 3 बार जीत चुका है, 2012 में, 17 में और 22 में। ये लगातार 3 बार भारत ने अपने नाम किया इस कप को। और नेत्रहीनों के लिए विश्व कप में बांग्लादेश को हराकर हमारे भारत ने जीता है। तो ये आपको याद रखिए, ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा था। नेक्स्ट सवाल पे दोस्त बात करते हैं 6 नंबर। WHO ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना है? WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये जेनेवा है। तो वहीं WHO जो अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसके नियुक्त किया है, तो आपको बता दें कि डॉक्टर जेरेमी फरार को ये चीफ साइंटिस्ट के रूप में WHO ने अपने लिए खुद नियुक्त किया है, चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम है जेरेमी फरार। ये आपको याद रखना है, सवाल अगर आ जाए तो भूलना नहीं है। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। और यहाँ का जो महानिदेशक है डॉक्टर टेड्रोस होम, ये महानिदेशक पढ़ते हैं WHO की। इतना आप स्टैटिक के तौर पर याद रखिए। नेक्स्ट सवाल, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई अड्डे युद्धाभ्यास, देखिए एक नया खोज हुआ है, वीर गार्जियन हवाई अड्डे युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा किया है भारत ने, तो आपको बता दें कि जापान के साथ वीर गार्जियन युद्धाभ्यास एक भारतीय वायुसेना और जापानी जो वायुसेना है, जापानी वायु आत्मरक्षा बल द्वारा ये दोनों के बीच एक वीर गार्जियन युद्धाभ्यास करने की घोषणा हो चुकी है, जो जनवरी 2023 में 16 से लेकर 26 जनवरी 2023 के बीच में जापान में हुआकुरी हवाई अड्डे पर यह वीर गार्जियन युद्धाभ्यास को किया जाएगा। और युद्धाभ्यास के मतलब आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जो सामंजस्य है ना, जो भारतीय वायुसेना भारतीय सेना के बीच में जो आदान प्रदान होती है, इसलिए किया जाता है कि दोनों देशों की जो सामंजस्य हो वो बढ़ता रहे, एक दूसरे को समझते रहे। तो यह है वीर गार्जियन युद्धाभ्यास। और बता दें कि इससे पहले जाइमेक्स युद्धाभ्यास भी हो सकता है, हुआ है जाइमेक्स। आपको बता दें कि जाइमेक्स युद्धाभ्यास वीर गार्जियन अभी तो होने वाला है। और आपको बता दें कि धर्म गार्जियन, ये भी युद्धाभ्यास जापान के साथ हम लोग करते हैं, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। आप याद कीजिए, ये सब जापान के साथ होता है और आपको याद रखना जनवरी में होने वाला है। क्या समझे दोस्त? नेक्स्ट सवाल दोस्त, बात करते हैं कि वीर बाल दिवस, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्त हम बता दें कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे थे ना, आपको बता दें कि मुगल गवर्नर जो वजीर खान था वो ब्राह्मी से हत्या करवा दिया था। आप समझिए कि मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो उनको दीवार में चिनवा दिया। जो वजीर खान था, मुगल का जो गवर्नर था वजीर खान, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे और दोनों बेटों के 1705 में चिनवा दिया। उसी के उपलक्ष्य में जो शहादत के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए 26 दिसंबर को घोषणा किया है। तो वीर बाल दिवस प्रत्येक साल 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। कि आप याद रखिए, जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे उनको दीवार में चिनवा दिया था, उनके शहादत के रूप में, उनके आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में हमारे मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दिया है। तो हम प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्त, बात करते हैं कि भारत की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट। देखिए एक और वजनदार सवाल है कि पूरे भारत की पहली ऐसी महिला है जो मुस्लिम फाइटर पायलट बनी है। उसका नाम आपके दिमागों में होगा, आपके दिलों में होगा, जो सबके दिलों पर राज करती है वो है सानिया मिर्जा। जैसे ही आपको बोला सानिया मिर्जा, आपका दिमाग पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, आपका दिमाग यूपी जाना चाहिए, क्योंकि नाम तो बहुत हो सकते हैं, कर्म दोनों के अलग अलग हैं। नाम से क्या होता है, कर्म पर दुनिया टिकी है और कर्म करते जाइए, फल ऊपर वाला देता है। तो एक थी सानिया मिर्जा जो पाकिस्तान में जाकर जो टेनिस खिलाड़ी थी, वो सानिया मिर्जा की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक लड़की है सानिया मिर्जा जो मुस्लिम है और पहली फाइटर पायलट बन चुकी है। अभी एनडीए का जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने 149वीं रैंक हासिल किया है और फाइटर पायलट के लिए वो चुनी गई है। 26 दिसंबर को उसकी ज्वाइनिंग भी थी, वो ज्वाइनिंग भी कर चुकी है। तो आपको बता दें दोस्त कि पहली महिला ऐसा बन गई जो इतिहास में गर्व से नाम लिया जाएगा इस सानिया मिर्जा को। आप समझ चुके हैं। तो आपको बता दें कि यूपी के ये एयरफोर्स में जो सिलेक्शन हुई है, और इससे पहले आपको बता दें कि 3 महिलाएं थी, भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी। ये 3 महिलाएं ऐसी थी जो भारत की पहली फाइटर पायलट थी। ये 3 महिला, एक थी भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी।
इसका कहना है कि हम अवनी चतुर्वेदी से ही इंस्पिरेशन लिए हैं और उनके देखकर ही हमको डिसाइड किए कि हमको भी फाइटर पायलट बनना है और उसके सपने को साकार हुआ। नहीं तो इंजीनियर बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अवनी चतुर्वेदी से इन्होंने मोटिवेशन हुआ और मोटिवेशनल अपने ऊपर लाया और उसके अपोजिट मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाई है और वो फाइटर पायलट के लिए सिलेक्ट हो चुकी है, जिनका नाम है सानिया मिर्जा। और आपको बता दें कि भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट थी, जो जून 2016 में इनकी नियुक्ति हुई थी। और एक बात और आपको बता दें कि अभी हाल ही में हम ऊपर चर्चा किए थे राफेल, तो आपको बता दें कि राफेल जो है ना, भारत की पहली महिला फाइटर शिवांगी सिंह जो है वो राफेल को उड़ा रही है। राफेल को कौन उड़ा रही है? शिवांगी सिंह, जो भारत के पहली महिला फाइटर राफेल की है वो शिवांगी सिंह है। तो आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा को आप भूलिएगा नहीं, वो भारतीय वायुसेना में ये मिलेगी। और हाल ही में लोसर महोत्सव, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको बता दें कि लद्दाख में मनाया गया लोसर महोत्सव दोस्त। और लोसर महोत्सव का मतलब क्या है? ये नए साल को चिन्हित करने के लिए नए साल से ये 9 दिन तक मनाया जाता है। जो नया साल आ गया उसके उपलक्ष्य में लोसर महोत्सव ये लोग मनाते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में जो मोनपा जनजाति है ना, जो मोनपा जनजाति होती है वो भी लोसर उत्सव मनाता है। अरुणाचल प्रदेश में तो लोसर महोत्सव लद्दाख में भी मनाया जाता है और जो मोनपा जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में भी मनाती है। तो ये 10 सवाल आपको जिंदगी बदल सकती है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पार्ट 7 आप देखना ना भूलिए और पार्ट 8 हम लेकर आएंगे, जो कि करंट अफेयर्स की दुनिया में आगे का जो टारगेट होगा वो आगे होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर